नमस्ते, मैं डॉक्टर राधिका लोटलीकर पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इस्केमिक स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक, इसके क्या टाइप्स है और उसके अक्यूट थेरेपीज़ के बारे में भी जाना था। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर हम जानेंगे इस ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या है और आप किन चीज़ों का ख्याल रख के इनको अवॉइड कर सकते हैं। किन कारणों से ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसके कारण हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको हम बदल नहीं सकते, और दूसरे हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है वो 80% ऑफ द टाइम्स कारण होता है स्ट्रोक का, और इनको अवॉइड करके हम स्ट्रोक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स से। इसमें सबसे अहम चीज़ है उम्र या फिर एज। जो बढ़ती उम्र में ये स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अभी देखा जा रहा है कि 1/3 ऑफ द स्ट्रोक्स जो है वो 55 एज के नीचे भी होने लगे हैं। इसीलिए जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उनका जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग टू द सेकेंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक्स। जो जिनके घर में पाया गया है कि उनके फैमिली में, उनके फादर में, मदर में या उनके रिलेटिव्स में स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक ये यंग एज में आ चुके हैं, उनको इसका टेंडेंसी ज़्यादा होने के चांसेस है और उनको स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करने की भी ज़रूरत है। तीसरा है जेंडर। जैसे देखा जाता है कि मेल्स में ये ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, पर अगर देखा जाए तो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे फीमेल्स में भी उतना ही कॉमनली ये स्ट्रोक देखा जाता है। चौथा है एथनिसिटी। जैसे हम एशियंस में एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जो फैट डिपोजिशन है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम आएंगे जो अहम चीज़ है जिसको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं उन पे। तो इनमें शुरू करते हैं पहले हाइपरटेंशन से, जिसको हम हाई बीपी कहते हैं। तो जिनको हाई बीपी है उनको चांसेस ऑफ स्ट्रोक ये बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वो बीपी कंट्रोल में नहीं है, अगर उसका बीपी का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है या फिर इरेगुलर मेडिकेशंस लेने के वजह से बीपी हाई हो रहा है या फिर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कमिंग टू द सेकेंड कॉज, जिनको शुगर्स अनकंट्रोल्ड है या फिर डायबिटीज़ जल्दी की उम्र में हुआ है, उनको 2 to 3 फोल्ड हायर रिस्क है स्ट्रोक होने का और फैट डिपोजिशन होने का। तीसरा कारण वो है जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जैसे हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो फैट डिपोजिशन बहुत तेज़ी से बढ़ा के ब्लॉकेजेस कर देता है। जैसे कि हार्ट अटैक आता है, सेम मैकेनिज्म से इन पेशेंट्स में ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। और जिनको पहले कभी कोई भी मिनी स्ट्रोक या फिर कोई भी स्ट्रोक आके गया है, उनको भी वापस स्ट्रोक आने की रिस्क ज़्यादा रहती है। इसीलिए दवाई टाइम पे लेके एक भी दवाई मिस नहीं करना चाहिए। कमिंग टू द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज कि जिसके वजह से स्ट्रोक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से ओबेसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लोगों का वेस्ट टू हिप रेशियो और बीएमआई काफ़ी हाई है, जिसके वजह से टेंडेंसी टू क्लॉट बढ़ के स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग, कोई भी स्मोकिंग हानिकारक है और उससे स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा कोई भी ड्रग्स का सेवन या फिर अल्कोहल कंजम्पशन इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ हायर स्ट्रोक रिस्क। इसके अलावा जिनको हार्ट का कोई कंडीशन हो जिसके वजह से पंपिंग कम हो रहा है, कोई पुराना हार्ट अटैक हो चुका है या फिर उनका वॉल्व का कोई प्रॉब्लम है या फिर उनका इरेगुलर हार्ट बीट है, तो इन पेशेंट्स में स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्लॉटिंग की टेंडेंसी है, जैसे कि होमोसिस्टीन अपने बॉडी में बढ़ जाना या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके वजह से क्लॉटिंग बढ़ जाती है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं एक ब्रेन स्ट्रोक होने के, जो कि यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्ट्रोक के लिए, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, और हम यंग स्ट्रोक के लिए एक
अलग वीडियो करके उसके बारे में जानेंगे। अभी हमने स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स जाने, अभी हम जानेंगे कि स्ट्रोक होने से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रोक। जैसे अभी यंग एज में स्ट्रोक देखा जाता है, सो 40 एज के बाद में वी रिकमेंड की स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो हमने अभी जाने उनका करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को ये डिटेक्ट हो चुका है कि उनको बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप जितने जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें और उसको कंट्रोल में लेके आए, उतना ही स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि लाइफस्टाइल मेजर्स में आप अगर डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एरोबिक एक्टिविटी करें, जैसे रिकमेंडेड है कि डेली 20 to 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज़ रिकमेंडेड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो आप कर सकते हैं। डाइट में जैसे आप बैलेंस्ड फूड लेके, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा के, जो भी फ्राइड फूड, जंक फूड या ऑयल जैसे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनका इंटेक कम करके आप अपना स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने लाइफस्टाइल में जो स्ट्रेस आता है उसको कम करना, और जो भी अपने रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी हैं उनको मेडिकेशंस लेके कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। सो आज डिस्कस किए हुए रिस्क फैक्टर्स या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो और स्ट्रोक रिस्क के बारे में जानना हो तो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पे लेट अस प्लेज टू बी स्ट्रोक रेडी।